लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंडेंसेशन मेथड्स के बारे में, जिसके अंदर हमने दो मेथड पढ़े थे, फिजिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड के दो मेथड हम लोगों ने पढ़े, एक तो था मेरे पास बाय चेंज ऑफ सॉल्वेंट और दूसरा था मेरे पास बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। फिर हम लोगों ने पढ़ा केमिकल मेथड्स, जिसके अंदर हम लोगों ने चार मेथड पढ़े थे, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। ये हमने चार मेथड पढ़े थे किसके अंदर, अपने पास केमिकल मेथड्स के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोलॉइड्स के बारे में। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ सोलॉइड्स हैं, तो आप हेडिंग डाल लो पहले, इसको पहले लिख लेते हैं, फिर हम समझेंगे भी साथ साथ में से। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स की अगर मैं बात करूं आपके पास, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स में क्या है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वो है मेरे पास चार्ज ऑन कोलॉइड। कि कोलॉइड्स के ऊपर क्या मेरे पास चार्ज कैसे आता है और क्या चार्ज है, किस चार्ज की बात की जा रही है। तो देखो, मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ जो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर भी पढ़ा था। और रिएक्शन था आपके पास AgNO3 का, आपने रिएक्शन करवाया था Ki के पास, और Ki आपके पास एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी AgI का प्रेसिपिटेट होगा प्लस KNO3, मेरे पास एक चीज बन रही है, ठीक है। अब AgI का तो मेरे पास प्रेसिपिटेट बन गया। अब पहले आप समझो प्रेसिपिटेट और कोलॉइड में क्या फर्क है। अगर आपके पास एक बीकर प्रेजेंट है, ठीक है, बीकर में आपने पानी ले लिया, या फिर आप कहोगे ये मेरा डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास डिस्पर्जन मीडियम है, और इसमें मेरे पास डिस्पर्स्ड फेज प्रेजेंट है, ठीक है ना। कोलॉइड्स में क्या होता है, जो ये डिस्पर्स्ड फेज है जो मैं पिंक से बना रहा हूँ, ये पूरा फैला हुआ होता है इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तब तो मैं कहूंगा अगर ये पूरा फैला हुआ है अच्छे से, तब तो मैं बोलूंगा भाई ये मेरे पास कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। बट अगर मैं एक और बनाता हूं आपके पास दूसरा बीकर, हमने एक और बीकर बनाया, और इस बीकर के अंदर क्या प्रेजेंट था, पहले मेरे पास डिस्पर्स्ड मीडियम था, ये डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट है मेरे पास, ठीक है। और जो आपका डिस्पर्स्ड फेज था, अगर वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के पास प्रेजेंट हो जाते हैं, नीचे आके बैठ जाते हैं, तब वो एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये सब एक दूसरे के पास बैठ गए तो ये क्या होता है मेरे पास प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये मेरा कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं रहता, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कफ सिरप की जो बोतल होती है, आप उसको बहुत दिनों तक रखोगे तो क्या होगा, आपको उसके अंदर अगर आपने बोतल है इस तरह से, आप देखना उसके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे सारे डिस्पर्स फेज, और मीडियम इस तरह रोटेट कर रहा होगा, ऊपर घूम रहा होगा, आपको अलग से क्लियर दिखाई देगी। आपको उस पर इसलिए लिखा होता है शेक बिफोर द यूज, आप उसको शेक करते हो ताकि वो वापस से क्या बन जाए, कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाए। अब देखो ये जो डिस्पर्स सारे फेज थे, सारे पार्टिकल्स थे, एटम्स थे, वो एक दूसरे के पास आ गए। मैं चाहता हूं ये पास ना आए, ये दूर रहे। दूर रहेंगे तो इस तरह से प्रेजेंट रहेगा और मेरा कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहेगा, क्योंकि ये मेरा कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं है, ये अनस्टेबल सॉल्यूशन है। तो क्या होता है, जो आपके पास ये AgI प्रेजेंट है, AgI, हम इसके एक एटम की बात करते हैं। अभी AgI जो प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, अपने सरफेस के ऊपर जो मेरा KI प्रेजेंट था, KI एक्सिस में प्रेजेंट है, तो कैसे प्रेजेंट होगा, K प्लस और I माइनस के पास, तो ये I माइनस को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। I माइनस, I माइनस, I माइनस, I माइनस इसके सरफेस पे आ रहा है और एब्जॉर्ब होते जा रही है, ठीक है ना। इसी तरीके से मेरे पास एक और AgI भी होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे AgI के पार्टिकल्स होंगे नीचे जो सेटल हो गए हैं किसके अंदर, प्रेसिपिटेट के फॉर्म के अंदर, तो एक AgI और होगा। तो जब आप उसको शेक करते हो, ठीक है ना, शेक करने से क्या होता है, जो भी उसके अंदर कॉमन आयन है, जैसे इसके अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन है मेरे पास, इन दोनों के अंदर कॉमन है आयोडीन, तो आयोडीन इसकी सरफेस पे आके क्या होने लग जाएगा, एड्सॉर्ब होने लग जाएगा। I माइनस, I माइनस, I माइनस, I माइनस और I माइनस। अब देखो अभी ये पूरा का पूरा कैसे चार्ज हो गया है, नेगेटिवली, नेगेटिव चार्ज कोलॉइड बन गया। ये कैसे बन गया, नेगेटिव चार्ज कोलॉइड। इसके ऊपर भी बाहर पूरे I माइनस, I माइनस, I माइनस प्रेजेंट है, तो ये भी कैसा बन गया है, नेगेटिव चार्ज कोलॉइड बन गया है।
अगर ये दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देंगे, रिपेल करना शुरू करेंगे, दोनों के बीच में रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा। अगर दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो ये सारे एटम जो एक दूसरे के पास हैं ये पास नहीं रहेंगे, एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे और वापस से मीडियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास कभी भी प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाता है तो प्रेसिपिटेट के बाद अगर जो आपका कॉमन आयन है वो अगर उसको अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेता है ऑन चेकिंग तो आपके पास वापस कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ये चीज हमने एक मेथड पढ़ा था, पेप्टाइजेशन मेथड, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कुछ इसी प्रकार के बारे में। पर आज हमने बस चार्ज ऑन द कोलॉइड की बात की है, इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ गया, इसलिए मेरे पास कैसा हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। नेगेटिव चार्ज कब आया, जब मेरा के आई एक्सिस में था। अगर मेरा AgNO3 एक्सिस में होता तो AgNO3 का अमाउंट ज्यादा होता और वो AgI के लिए Ag प्लस को अट्रैक्ट करता, क्योंकि AgI और AgNO3 में Ag क्या है, कॉमन आयन है। और अगर ये एक्सेस अमाउंट में होता है, ये भी मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर, पहले समझते हैं, पहले आप समझ लो फिर लिखना। अगर मैं सेम रिएक्शन लूँ AgNO3 बट अब मैं एक्सेस में इसको ले लूँ, इसका अमाउंट ज्यादा है, in the presence of Ki, the amount formed will be AgI plus KNO3 and I will get the precipitation of AgI. AgI का मुझे precipitate मिलेगा। तो अगर मैं AgI को यहाँ बनाऊं कि भाई ये मेरा AgI है, बट अब सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में क्या प्रेजेंट, AgNO3। AgNO3 और AgI में क्या कॉमन है, Ag। ठीक है, तो इसकी सरफेस पे जो इस बार एब्जॉर्ब होगा वो होगा Ag प्लस, इसके सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो जाएगा Ag प्लस और Ag प्लस। इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल और होगा मेरे पास AgI का, और इसके सरफेस पे भी क्या होगा, Ag प्लस एब्जॉर्ब हो जाएगा, Ag प्लस, Ag प्लस, Ag प्लस, Ag प्लस, Ag प्लस। अब देखो ये पूरा कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड हो गया। ठीक है, ये भी कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड हो गया। अगर दोनों मेरे पॉजिटिवली चार्ज होते एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देंगे, रिपल्शन। और ये दोनों जो पहले आप आगे मेरे प्रेसिपिटेट बन गए थे नीचे, अब ये सारे एटम एक दूसरे को रिपेल करेंगे और पूरे मीडियम में पहुंच जाएंगे एक दूसरे से दूर होके, तो मेरे वापस से क्या हो जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही सेम चीज हमने पढ़ी थी किसके अंदर, पेप्टाइजेशन मेथड के अंदर। ठीक है, तो आप इसके बारे में यहाँ लिख लीजिए, द चार्ज on the colloidal is due to the preferential adsorption of common ion on the surface of colloidal particle, on the surface of colloidal particle। ठीक है, आपके पास क्या होता है, जो चार्ज होता है कॉमन आयन को अपनी सरफेस पे क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। आगे हम लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राइट, at the next point, in a colloid all the colloidal particle carry same charge that is for a negatively charged colloid
all the colloidal particle will be negatively charged। ठीक है, जैसे अगर मेरा AgNO3 एक्सेस में है तो सारे कैसे बनेंगे, पॉजिटिवली पॉजिटिवली चार्ज बनेंगे। अगर मेरे पास Ki एक्सेस में तो सारे कैसे बनेंगे, नेगेटिवली चार्ज बनेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि कुछ पॉजिटिव हो कुछ नेगेटिव हो। अगर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव है तो वो दूसरे एक दूसरे के पास अट्रैक्शन फोर्सेस से पास आ जाएंगे और वापस से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, राइट ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। इन dispersed medium, particle carries equal and opposite charge, and that's why a colloid is neutral। ठीक है, तो अगर आप ये सोचो कि भाई मेरे पास जो ये सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है, ये न्यूट्रल कैसे है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर वहां पर के अगर I माइनस एब्जॉर्ब हुआ है सरफेस पे तो K प्लस भी प्रेजेंट है, तो इसलिए ओवरऑल तो मेरा कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल ही होता है। बस कोलॉइड्स ही आपके चार्ज होते हैं, बट मेरा जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए फटाफट। एक प्रोसेस और आती है यहाँ पे, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, तो वो प्रोसेस का नाम है मेरे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस की बात करूं, मैंने दो इलेक्ट्रोड्स ला रखे हैं, वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर वन इज नेगेटिवली चार्ज। मैंने इसको कनेक्ट किया एक बैटरी से। ठीक है, समझो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल था और ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल था, तो इसलिए इसे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। मैं अगर नीचे आपके पास एक कोलॉइडल सॉल्यूशन ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, नीचे कोलॉइडल सॉल्यूशन ले लिया, तो अगर जो मेरा डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज क्या था, जो इसके अंदर ये प्रेजेंट होंगे, AgI। ठीक है, जो ये प्रेजेंट होंगे आपके पास डिस्पर्स्ड फेज। अगर डिस्पर्स्ड फेज चार्ज्ड हैं, समझ लो आपका जो डिस्पर्स्ड फेज था वो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ भागेगा। अगर आपका डिस्पर्स फेज नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो कहां भागेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ भागेगा। तो यहां से आप पता कर सकते हो, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे उनको कलेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखिए, इट इज द मूवमेंट ऑफ colloidal particle towards opposite electrode on applying electric field and it confirms the presence of charge on colloid। ठीक है, अगर आपके पास सॉल्यूशन में कोलॉइड प्रेजेंट है, उस पर चार्ज है, तो ही वो मूव करेगा। अगर वो न्यूट्रल होगा तो ना वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना वो नेगेटिव की तरफ जाएगा।
अगर उसमें पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड प्रेजेंट है तो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, अगर नेगेटिव वाला हो तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। अगर मूवमेंट्स मुझे आयंस की दिखाई देती है तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई मेरे पास जो इसके अंदर कोलॉइड प्रेजेंट है वो चार्ज्ड है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी चार्ज्ड हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज और भी आती है, हमने यहाँ पर ये बात तो कर लिया, ये वाली बात, ठीक है ना, ये भी हमने देखा पॉजिटिवली चार्ज कैसे बना। हम लोगों ने यहाँ नेगेटिवली चार्ज भी देखा कि वो किस तरह बना। एक चीज और होती है, ठीक है, आपकी बुक में बस एक हल्का सा नाम लिखा हुआ है उसके बारे में, उन्होंने ज्यादा कुछ बताया नहीं, बट मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में लेके जा रहा हूँ उस चीज को बताने के लिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना आप। उन्होंने बस एक जेटा पोटेंशियल लिख के उन्होंने छोड़ दिया, वहां पर ज्यादा कुछ समझाया नहीं इस बारे में, बट मैं आपको समझाता हूँ उसको, ध्यान से समझना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। देखो मैं बोलूँ अगर आपको AgNO3 है, मैंने उसका रिएक्शन करवाया Ki के साथ, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट मेरे पास बना वो बना AgI का प्रेसिपिटेट मुझे मिल रहा था और KNO3 सॉल्यूशन बन रहा था। अगर मेरा ये Ki एक्सिस में था तब क्या होगा, इसका मतलब क्या है पता है, आपके पास एक बीकर था उसमें आपने AgNO3 डाला है और Ki डाला है एक्सिस में, ठीक है, फिर Ki आपके पास प्रेजेंट था और आपने उसमें AgNO3 डाला है और फाइनली आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पर एक नीचे प्रेसिपिटेट बन गया किसका, AgI का, और ऊपर आपके पास सॉल्यूशन घूम रहा है किसका, KNO3 का, और मेरे Ki एक्सिस में प्रेजेंट था इसलिए यहाँ पर अभी भी Ki मेरा मौजूद है, बट AgNO3 तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट था तो वो पूरा खत्म हो चुका है, बट Ki अभी भी प्रेजेंट है। इसीलिए तो क्या हुआ, जो आपका AgI का मॉलिक्यूल था जब आप इसे शेक करोगे तो ये जो नीचे AgI का प्रेसिपिटेट बना हुआ है, तो ये AgI मॉलिक्यूल क्या करेगा, जब आप इसे शेक करोगे यहाँ से कॉमन आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखो Ki में से अगर ये I माइनस अट्रैक्ट कर लेता है तो क्या होगा, अगर मैं बोलूँ कि हम एक एटम की बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल के ऊपर देख रहे हैं कि क्या हो रहा होगा, जब मैंने इसे शेक किया AgI ने इसमें से I माइनस को अट्रैक्ट कर लिया, तो समझो I माइनस आया मेरा और इस सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया, आई माइनस, ठीक है ना, आई माइनस, आई माइनस, आई माइनस आया, ये सारे आई माइनस के एटम्स आए और इसकी सरफेस पे क्या हो गए, वो एब्जॉर्ब हो गए। अब देखो ये तो कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, जैसे ही नेगेटिवली चार्ज होगा तो इस सॉल्यूशन के अंदर और क्या प्रेजेंट है, K प्लस और I माइनस था, तो अभी K प्लस भी अंदर प्रेजेंट है, तो क्या होता है ये K प्लस आके इसकी बाहर वाली सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, K प्लस आते हैं इस पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और इस तरह से K प्लस इसके बाद एक और लेयर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। तो देखो जो ये अंदर वाली लेयर थी वो तो नेगेटिवली चार्ज थी, तो इन्होंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को K प्लस को अपने पास सबको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, ये जो अंदर लेयर प्रेजेंट है नेगेटिवली चार्ज वाली, इसको तो हम बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, ये कभी भी जाती नहीं है, चेंज नहीं कर सकते हम इसे कभी भी, ठीक है। और पर ये जो बाहर जो K प्लस वाली लेयर है, इसे मैं बोलता हूँ डिफ्यूज्ड लेयर और मोबाइल लेयर, डिफ्यूज्ड या मोबाइल लेयर, क्योंकि अगर कोई नेगेटिवली स्पीसीज बाहर आ गई तो ये उसके साथ रिएक्ट करके चला जाता है, यहाँ पर रुके हुए ही नहीं रहता, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई देखो यहाँ पर नीचे अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है, कभी भी आपका पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो, दोनों के बीच में चार्ज सेपरेशन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एंड दैट पोटेंशियल इन द केस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज नोन एज जेटा पोटेंशियल, ठीक है ना, तब हम उसका नाम दे देते हैं यहाँ पर आकर, दैट पोटेंशियल इज नोन एज जेटा पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है, तो आप लिख सकते हो द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन द इलेक्ट्रिक डबल लेयर, इलेक्ट्रिक डबल लेयर है, पहली वाली लेयर जो होती है वो फिक्स लेयर होती है, और जो नेक्स्ट लेवल जो नेक्स्ट लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज, या फिर आप उसे मोबाइल लेयर कहते हैं,
ठीक है, देखो अगर जितना ज्यादा चार्ज मेरे कोलॉइड के ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, मतलब देखो जैसे हमने इस केस में देखा, जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर दूर रहेंगे, सॉल्यूशन में ये दूर दूर प्रेजेंट रहेंगे, तो मेरा कोलॉइड अच्छा होगा। ठीक है, जितना नेगेटिव चार्ज इस पे रहेगा उतना उस पे रहेगा, अगर ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये एक दूसरे के साथ रहेंगे, दोनों दूर दूर प्रेजेंट रहेंगे, मेरा कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज हो जाए, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाए, एक दूसरे पे अट्रैक्ट हो जाएंगे और पास में सेटल डाउन हो जाएंगे, सबको प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो अट्रैक्शन होते ही प्रेसिपिटेट बन जाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। अगर कोलोइडल सॉल्यूशन रहेगा ही नहीं, वो तो एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो स्टेबिलिटी अच्छी हो, तो क्या होना चाहिए, चार्ज ऑन द कोलॉइड सॉल्यूशन काफी ज्यादा होना चाहिए। इस बात को हम लिख देते हैं अब यहाँ पे, दैट स्टेबिलिटी ऑफ अ कोलॉइड कैन बी एक्सप्लेन्ड on the basis of charge present on it, उसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है उसके देख के हम लोग ये बातें करते हैं। आगे हम लोग और पढ़ेंगे कोगुलेशन पावर, वो सब भी चार्ज के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, बट वो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके बाद। अभी हमारे पास इतनी बात काफी ज्यादा हमको बस इतना ही जानना जरूरी है कि अगर जितना चार्ज रहेगा उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये वाला पॉइंट आपको ये बताया कि भाई इस पे पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे ये कहाँ गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दूर रहेंगे, ज्यादा स्टेबल रहेंगे, कोलॉइड का सॉल्यूशन उतना ज्यादा रहेगा। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दूर दूर रहेंगे, कोलॉइड का स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी। बस इसी पॉइंट को मैं लिखवा देता हूँ आपको, ताकि आप पढ़ो तो आपको सारी चीजें याद आ जाए। लिखो आप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिलर चार्ज on colloidal particle, they do not aggregate together to form a precipitate। ठीक है, सिमिलर चार्ज होगा तो रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो वो एग्रीगेट नहीं कर सकते, एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, डू नॉट एग्रीगेट टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, कॉमा, ड्यू टू रिपल्शन between colloidal particles and hence colloids remain stable। ठीक है, अगर मेरे पास क्या हो गया, ये चार्ज किसी भी कारणवश न्यूट्रलाइज्ड हो गया, कि ना इसमें पॉजिटिव रहा, ये पॉजिटिव भी नहीं रहा, तो ये सब क्या, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा नीचे की, मेरा कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उसके अंदर, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर। तो ये बात भी मैं लिखा देता हूँ आपको। ये सारे पॉइंट जो जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ना, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एग्जाम में कोई सा भी पॉइंट आपसे पूछ सकता है, वो असर्शन रीजन बना के भी पूछ सकता है, और नॉर्मली भी पूछ सकता है, भाई ट्रू है नहीं है क्या चीज है। तो आप लिखो, इफ anyhow the charge on colloidal particle is neutralized, the
colloid can be converted into a precipitate। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, जैसे ये जो कॉलोइड था समझ लो ये नेगेटिवली चार्ज था, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, अभी तो सब में रिपल्शन हो रहा था, पूरे सॉल्यूशन में घूम रहे थे, अगर ये चार्ज न्यूट्रलाइज्ड हो गए तो ये सब नीचे आके सेटल हो जाएंगे एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और मेरा कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी क्या होगी, एकदम ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताया कि क्या होता है भाई, मेरा डिस्पर्स जो मीडिया फेज होता है, ठीक है ना, कौन मूव कर रहा होता है, डिस्पर्स्ड फेज जो आपने मिला है वो मूव कर रहा होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस में, अगर डिस्पर्स्ड फेज की जगह डिस्पर्जन मीडियम अगर आपका मूव करने लग जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ठीक है, अभी तो क्या होगा भाई, आपने एक बीकर लिया है, कुछ बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है जो मेरा डिस्पर्स मीडियम है, और इसके अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट है इस तरह से, ठीक है, ये मेरे डिस्पर्स्ड फेज है, तो अगर डिस्पर्स्ड फेज मूव करते हैं इलेक्ट्रोड्स की तरफ, तब तो मैं उसे क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोफोरेसिस कह देता हूँ। अगर जो मेरा मैक्सिमम अमाउंट डिस्पर्जन मीडियम है, मीडियम ही मूव करने लग जाए इलेक्ट्रोड्स की तरफ, तो मैं उसे क्या कह देता हूँ, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कह देता हूँ, उसे क्या कह देता हूँ, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो बस नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है, हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में देख लिया, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के बारे में। तो अब हेडिंग तो इलेक्ट्रोफोरेसिस ही लिखना है, पहले मैं आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में छोटी सी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, अभी हमने लिखी है, बाकी कोई बात नहीं, मैं वापस लिखवा दूंगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस भी लिखवा दूंगा। देखो, मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल टूवर्ड्स opposite electrodes। ठीक है, क्या था, कोलोइडल पार्टिकल्स का टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड अपोजिट मूवमेंट जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। अगर कोलोइडल पार्टिकल नहीं डिस्पर्जन मीडियम ही मूव करने लग जाए तब उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अब वो बात लिखेंगे हम लोग, इफ एनी हाउ द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल is stopped dispersion medium starts moving towards opposite electrodes and the phenomenon is called electroosmosis। It is known as electroosmosis। ठीक है, अब एक पॉइंट और आता है जिसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट या फिर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये हम लोग पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं इसके बारे में। ये वो आइसो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक जो पॉइंट है वो ये पॉइंट होता है कि अगर मेरे पास, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, मैंने यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया, मैंने दो इलेक्ट्रोड्स डाल दी। ठीक है, जस्ट इमेजिन ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, मैंने यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। मुझे पता था अगर इसके अंदर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है मीडियम, उसके अंदर मेरे जो कोलॉइड्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, समझ लो फॉर एग्जांपल नेगेटिवली चार्ज है, तो मैं क्या करूं, बाहर से इसके अंदर एसिडिक मीडियम मिला दूं,
मतलब H प्लस मिला दूं तो क्या होगा, जैसे ही H प्लस आएगा और ये नेगेटिव प्रेजेंट है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मेरे न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। और इनका मूवमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स की तरफ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उस टाइम पे जो इस सॉल्यूशन का पीएच होगा कि मैंने कितना H प्लस आयन मिलाया, ताकि जो मेरा कोलोइडल पार्टिकल का चार्ज था वो न्यूट्रलाइज्ड हो गया और मूवमेंट स्टॉप हो गई, तो उस पीएच को, उस टाइम पे जो पीएच है उस पीएच को बोल देते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है ना। अब देखो, जो कोलोइडल पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी क्या हो गई, अब कम हो गई है, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज्ड हो गए हैं। अब ये सारे एक दूसरे के पास आएंगे और प्रेसिपिटेट बनाने का फॉर्मेशन करने लग जाएंगे। ये चीज मैंने आपको अभी अभी यहाँ पर भी लिखवाई थी, ठीक है। अगर मेरे पास if anyhow the charge on the colloidal particle is neutralized, the colloids will be converted into a precipitate, ठीक है। क्योंकि इनका जो चार्ज था वो न्यूट्रलाइज्ड हो गया है, इसलिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर मेरा जो कोलॉइड होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि उसका चार्ज कैसा कर दिया जाता है, न्यूट्रलाइज्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं इसके, आप हेडिंग लिखिए, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, अब इसके बारे में लिखिए। It is defined as the pH of the solution at which there is no net movement of colloidal particle in presence of electric field, ठीक है। नो मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, क्योंकि वो सब न्यूट्रलाइज्ड हो गए, तो मेरे पास आप चार्ज लगाओगे तो भी वो मूव नहीं करने वाले। दैट इज द कोलोइडल पार्टिकल carry no charge at isoelectric point, कोई चार्ज नहीं होता। और जब कोई चार्ज नहीं होगा तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, वो लीस्ट स्टेबल होगा। तो आपसे एग्जाम में वो डायरेक्ट पूछ सकता है कि भाई मेरे पास एक सॉल्यूशन है कोलोइडल, तो वो कौन से पॉइंट पर सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, और 4-5 पॉइंट का नाम लिख देगा, कुछ भी दे देगा आपको, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर वो क्या होता है, मेरा लीस्ट स्टेबल होता है। अब इसे बनाना इंपॉर्टेंट करके, जो आज तक पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है आपसे। एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट a colloid is least stable, a colloid is least stable, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही है। कल हम लोग बात करेंगे टिंडल इफेक्ट के बारे में कि कोलॉइड्स के अंदर टिंडल इफेक्ट क्या होता है, कैसे कैसे उसे देखा जाता है, ठीक है।